हरियाणा में 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन का बस में सफर करने पर आधा टिकट लगता था। परिवहन विभाग द्वारा अब इस नियम में बदलाव किया गया है। बच्चों और बुजुर्गों को बस में सफर करने पर पूरा टिकट लेना पड़ेगा। वहीं कंडीशनल विदुर, विधवा, मीडिया कर्मी और विधायकों को कुछ छूट मिली है। भिवानी डिपो ने मुख्यालय के नियमानुसार आदेश लागू कर दिए हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए यातायात प्रबंधन ने बताया कि नए आदेश के अनुसार हरियाणा रोडवेज की एसी बसों में सफर करने के लिए 13 से 12 साल तक के बच्चों और बुजुर्गों को पूरा किराया देना होगा, यानी एज लिमिट को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मीडिया कर्मियों के लिए 2 सीटें 4000 किलोमीटर प्रति वर्ष, इमरजेंसी प्रभावित लोगों के लिए 75% छूट, तो विधवा विदुर के लिए एक सह यात्री मुफ्त में यात्रा कर सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसी भिवानी डिपो में 10 बसें शामिल हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमने अभी फरवरी मार्च में परीक्षाओं का संचालन जो किया था, उसके बाद पिछले समय में, पिछले गत वर्षों में कुछ डाटाज हमारे पास और अब के डाटाज, तो इनको हमने कंपैरिजन करके ये बताने हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि तथ्य क्या है और किस तरह से गुणात्मक सुधार परीक्षाओं के दौरान हुआ है। हम इसको 2018 से लेते हैं, बीच में 2020 और 21 को छोड़ देते हैं क्योंकि कोरोना काल का टाइम था। तो अगर आप देखेंगे 2018 में 5064 यूएमसी थे और 2019 में 4444 यूएमसी केसेस बने थे। लेकिन अगर 2022 में आए, 20-21 को छोड़ते हुए, तो इसके अंदर भी 3551 यूएमसी थे। और जैसे ही हमने अल्फा न्यूमेरिक और क्यूआर कोड लगाया, उसके बाद ये फिगर बहुत ड्रास्टिकली डाउन आया है। 2023 में जब पहली बार क्यूआर और अल्फा न्यूमेरिक कोड क्वेश्चन पेपर में लगा, तो 3551 से एकदम ड्रॉप होके 1741 का फिगर आ गया। और उसके बाद 2024 में 1741 से ये ड्रॉप डाउन होके सिर्फ 807 पर आ गया। और ये बोर्ड द्वारा जो इनोवेशन, जो नवाचार लागू किया गया था अल्फा न्यूमेरिक और क्यूआर कोड के और हिडन फीचर्स के संदर्भ में, आप देख सकते हैं उसके सकारात्मक परिणाम जो है देखने को आपको मिलेंगे। और साथ में ही अब हमें मीडिया के अंदर वो छतों पे चढ़े हुए लोग, दीवारों पे चढ़े हुए, खिड़कियों पे चढ़े, ऐसे फोटोज भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नकल पर एक तरह से पूर्णतः रोक लगा दी गई है। ये हमारे वो डाटाज हैं और अब इन परीक्षाओं का परिणाम भी हम बहुत जल्दी ही देंगे। दूसरा, अगर यूएमसीज का आप देखेंगे, जो मैंने एक डाटाज आपको पहले बता दिया यूएमसीज का, तो साथ में पेपर कैंसलेशन का अगर इसको भी हम देखें, 2019 में 109 जगह पेपर कैंसिल हुए थे, 109 सेंटर्स। उसके बाद 2022 में 63 सेंटर्स पर ये कैंसिल हुए थे। लेकिन जैसे ही हमने अल्फा न्यूमेरिक कोड और क्यूआर कोड लगाए, उसके बाद मात्र ये फिगर 40 पर आ गया। और इस बार ये पेपर कैंसलेशन का मात्र 31 जगह पर पेपर कैंसिल। तो फिर इसी से पता लगता है, क्योंकि पेपर आउट बंद हुए और जहां पर हुए तो तुरंत 100% हमने जाकर परीक्षा के दौरान ही उसी सेंटर पर उसी बच्चे को और फोटो खींचने वाले को भी पकड़ा और इन्विजिलेटर, स्टूडेंट और फोटो खींचने वाले के खिलाफ या जो संलिप्त थे उन सब के खिलाफ एफआईआर बाय नेम दर्ज हुई है। इससे भी जो है नकल पर रोक लगी है, परीक्षाओं में गुणात्मक सुधार हुआ है। बाकी सवाल आप
बिल्कुल आपकी बात सही है और उस सेंटर की भी हमने रिपोर्ट मंगवाई। बेशक लोग छतों पे चढ़े हुए थे, खिड़कियों पे चढ़े हुए थे, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो हम खुद इस बात को लेकर स्तब्ध रह गए कि अंदर तो बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से परीक्षाएं वहां चल रही थी, अंदर किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन फिर भी उसको बहुत सीरियसली लेते हुए मैं स्वयं अगले दिन नूंह पहुंचा और जो एक माफियाई गिरोह पेपर आउट करने का काम करता था उसे पकड़ा और साथ में तुरंत जहां से उस दिन पेपर आउट हुआ था उस सेंटर के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ और जितने भी कंसर्न लोग थे सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद अगले दिन से ये सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया, किसी तरह का कोई पेपर आउट नहीं हुआ, किसी तरह से कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हुई और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं वहां चली। सर, बोर्ड की जो परीक्षाओं में जितने बच्चे शामिल होते हैं उसमें जैसे नकल में कोई बच्चा संदिग्ध पाया जाता है या कोई बाहरी व्यक्ति से मिलता है, उसकी अधिकतम सजा क्या है, किस प्रकार की सजा का निश्चय है? देखिए, हमारे यूएमसी कमेटी है और अलग अलग तरह से पूर्णतः जांच छान कर ये प्रोविजन है कि जिस तरह से कमेटी के मेंबर डिसाइड करेंगे तो उस तरह से क्या तो उसका पेपर कैंसिल किया जा सकता है, उसके सारी परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं, उसको 3 साल के लिए डिबेयर किया जा सकता है या उसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है। तो हर एक बच्चे के केस को स्टडी करने के बाद यूएमसी कमेटी अपने निर्णय पर पहुंचती है। बाहरी व्यक्ति सर जो इसमें इन्वॉल्व होता है सेंटर में प्रवेश करता है जी, अगर कोई बाहरी व्यक्ति सेंटर में अनधिकृत प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में जो कि ट्रेसपासिंग के हैं और परीक्षा को भंग करने की हैं, चालाकी करने की है, वो सारी की सारी जो पुलिस अब उपयुक्त समझती है, जिस तरह का सिचुएशन उसे देखते हैं, पुलिस एफआईआर वेरियस आईपीसीएस के अंडर उसके खिलाफ केस दर्ज करती है। काफी टीचर जो ड्यूटी दे रहे हैं वो भी कोताही में समझ ऐसे कितने टीचर हैं और उनके खिलाफ क्या? देखिए, कम से कम हम समझते हैं कि एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं, लेकिन जहां जहां पर कोताही बरती गई वहां पर सबसे पहले तो इन्विजिलेटर के जो सुपरवाइजर था उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है, फिर स्टूडेंट के खिलाफ की गई है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट ने अपनी फोटो आंसर क्वेश्चन पेपर की खिंचवाई है, कई जगह एक ऐसा भी पाया, एक जगह तो सुपरिटेंडेंट ने खुद ही फोटो खींचकर पेपर वायरल किया था, तो उस मामले में सिर्फ सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कई जगह ऐसा था कि बाहरी व्यक्ति अंदर आ रहा है और चीफ सुपरिटेंडेंट वहां मौजूद है, उसके बावजूद भी उसे रोका नहीं गया, तो ऐसे में चीफ सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, स्टूडेंट और फोटो खींचने वाले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। तो सिचुएशन को स्टडी किया गया है, उसी प्रकार से जो दोषी प्रतीत होते थे उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बाकी इसके खिलाफ कैसा क्या एक्शन लेना है वो पुलिस अपनी जांच में जो है अपने उसके अकॉर्डिंग उसको केस को प्रोसीड करेगी। सर, आपकी बार सर परिणाम कब तक आ जाएगा और मार्किंग जो ऑनलाइन मार्किंग वो क्यों सिर्फ नहीं चल पाई? अच्छा सवाल है। देखिए, मार्किंग का क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल कुछ एक अमाउंट अगर इसका बढ़ जाता है तो वो हाई पावर्ड परचेज कमेटी में चला जाता है। तो ये जब हाई पावर्ड परचेज कमेटी के पास हमने भेजा तो आपको सबको पता है प्रदेश में एक परिस्थिति ऐसी आई थी, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई हमारी कि माननीय मुख्यमंत्री जो है बदल गए उस टाइम पर, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक नहीं हो पाई और उसके पश्चात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, जिसकी वजह से फाइल डिले हो गई। तो हमने उसके बाद तुरंत इसे मैन्युअली कराने का जो है डिसीजन लिया और बहुत जल्दी मैं आपको बता सकता हूँ पहले से भी पहले परिणाम आएगा इसका, समय से पहले जो तय समय पर हमेशा आते रहे उनसे पहले परिणाम आएगा। ऐसा कितना बजट था सर? देखिए, वैसे तो ऑन एन एवरेज 8 से 9-10 करोड़ का हमें चला जाता है, लेकिन क्या है वो मैन्युअली थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसलिए हमें जो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर यूँ क्योंकि एक वन गो के अंदर एक सिंगल में था तो उसी के आसपास 1-2 करोड़ ऊपर नीचे होता रहता है इसमें, लेकिन ये हाई पावर परचेज कमेटी में इस तरह के जो है प्रोजेक्ट फिर जाते हैं। सर, इन सारे आंकड़ों से एक बात थोड़ा सा निकल के आते हैं जी जी जो संख्या जो परीक्षा की संख्या कर रही है स्कूलों में
बोर्ड में जो परीक्षार्थी पेपर देते हैं उनकी संख्या में कमी जरूर आ रही है। ये बात सही है कि बोर्ड के, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यालय हैं जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल्स हैं और आगे पीएम श्री स्कूल्स हैं, तो जब ये विद्यालय सीबीएसई से एफिलेट होंगे तो निश्चित रूप से जो है संख्या घटेगी। और साथ में ही बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका भी जो रुझान है, जो नॉर्म्स पूरे करते हैं, तो जिसके नॉर्म्स पूरे हो गए तो उनका भी रुझान फिर सीबीएसई के प्रति हो ही जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि गवर्नमेंट के स्कूल जो जा रहे हैं उनसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। लेटेस्ट जो मुख्यालय से निर्देश आए हैं कि जो हरियाणा रोडवेज की HVAC जो बसेस हैं उनमें जो सीनियर सिटीज़न और 3 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी जो छूट है जैसे सामान्य बसों में है वो AC बसेस में नहीं है। इसमें जो छूट दी गई है सिर्फ क्या दी है कि जो पत्रकार महोदय हैं उनके लिए 2 सीटों पे और 4000 किलोमीटर प्रतिवर्ष के लिए छूट है। दूसरा, जो इमरजेंसी में जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनके लिए 75% जो किराया है उसमें छूट है। और विधुर या विधवा होने पर उनके लिए इसमें एक सहयात्री उनके साथ मुफ्त यात्रा कर सकता है। पहले जो बच्चों और बुजुर्गों की टिकट थी AC बसेज में रियायत नहीं है, बाकी सभी जो ऑर्डिनरी बसेज हैं उनमें जो पहले से जो नियम लागू थे वही रहेंगे। भिवानी डिपो में देखिए हमारे पास 10 AC बसेज हैं जिनमें जो मुख्यालय के आदेश अनुसार जो अभी हिदायत आई हैं वो नियम उनमें भी पूर्णतः लागू रहेंगे। भाई जो फैसला लिया है सरकार ने सरकार के रोडवेज के हित में लिया है। ज़्यादातर बच्चों के छोटे बच्चे हैं, लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो इनका ज़्यादा खर्चा होता है इसी में, और इतने जो गरीब हैं वो इतना पैसे दे भी नहीं सकते, तो उनके लिए तो जो ऑर्डिनरी बस चल रही हैं वो ही फ़ायदेमंद हैं। तो उनको बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के उनके लिए काफ़ी छूट कर रखी है। तो इन बसों में अगर ज़्यादा वो दे देंगे तो उसके बाद फिर ये नहीं होगा कि ज़्यादा खर्चा सरकार के ऊपर बोझ भी पड़ेगा। मेरा नाम सोनू शर्मा है, मेरा गांव धारेडू है। जो गवर्नमेंट ने अभी जो नियम लागू किया है AC बस में बच्चों का और बुजुर्गों का पूरा किराए का, ये गलत किया है। क्योंकि कभी और इंसान को जल्दी होती है कहीं जाने की और डिपो पे वो बस लगी हो तो उसमें गरीब आदमी कहाँ से अवेलेबल करा पाएगा। ये गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सख्त पहलू है कि भाई उसको भाई अदा किया जाए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए आधा किराया लगा जाए। मेरा नाम साधु राम है, मैं गांव दुलाना का रहने वाला हूँ। सरकार ने जो 1000 किलोमीटर फ्री करे हम तो उसमें बैठांगे। AC से हमने क्या मतलब, AC में आधा लगा तो भी हमारा घाटा होगा ना है। फ्री वाली सेवा बढ़िया है, 1000 किलोमीटर साल में हम चला भी को नहीं। फ्री वाला जमा बढ़िया है बुजुर्गों के लिए। सरकार धन्यवाद के लायक ही है, सारे काम बढ़िया करने लायक ही है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।